हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। अकाउंटिंग का हम लोग आज चौथा लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम लोग पिछले दो लेक्चर में बात किए थे बेसिक्स टर्म्स, गोल्डन रूल्स कुछ बात हुआ था, जो कि हम अभी आपको 1 मिनट में रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, और आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है पिछले वाले सेशन या और कंटिन्यू इसको करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो आप लोग को आज हम अकाउंटिंग का नेक्स्ट सेशन लेके आ रहे हैं आप लोग के सामने, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का। तो वो सब जानने से पहले हम एक बार आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं कि पिछले सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, क्योंकि पिछले सेशन का कनेक्ट रहना वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आगे सेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या किए थे बात का अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग क्या है, एक आपका आर्ट है। ठीक है, अकाउंटिंग है आपका एक आर्ट, जिसमें हम लोग रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस ये सब का सारा बात किए थे, जिसमें हम लोग जर्नल का, लेज़र का और ट्रायल बैलेंस का, बैलेंस शीट का और आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये सब सारा टर्म यूज़ हुआ था और इसका क्या क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो सब सारा आपको पता चल गया था। ठीक है, तो आपको बेसिक टर्म्स ये जानना था और कैसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, क्या समराइजिंग है, तो वो सब आपको अकाउंट में एंट्री करने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो जैसे अभी हम एंट्री आज की क्लास में एंट्री भी होगा, तो जनरल में हम लोग कैसे एंट्री करते हैं, लेज़र में हम लोग कैसे एंट्री करते हैं, वो दोनों एंट्री आज हम आपको बताएंगे। कोई एक क्वेश्चन को लेंगे, उसमें हम आपको एंट्री करके बताएंगे। ठीक है, और इसके बाद सेकंड सेशन में क्या हुआ था, हम लोग ट्रांजैक्शन लॉ का बात किए थे। ट्रांजैक्शन लॉ में दो तरह का लॉ होता है जो कि आपके अकाउंटिंग में यूज़ होता है, एक्यूरल बेसिस, और लॉ होता है कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस। कैश बेसिस में क्या होता था कि अगर जिस मंथ का सैलरी है जब आप रिसीव कर रहे हैं उसी टाइम आपको रिकॉर्ड करना है। मतलब कैश बेसिस में क्या होता था कि वहाँ पे टाइम फैक्टर था। ठीक है, और एक्यूरल बेसिस में क्या था, टाइम फैक्टर नहीं था। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको जनवरी का सैलरी मार्च में मिल रहा है तो आप जनवरी में एंट्री करते हैं तो वो आपका एक्यूरल बेसिस है, और अगर जनवरी का सैलरी मार्च में मिलता है तो वो आप रिकॉर्ड मार्च में कीजिएगा तो वो आपका कैश बेसिस है। मतलब ऑन द टाइम ऑफ कैश पे डिपेंड करता है आपका कैश बेसिस। ठीक है, किस टाइम आपको कैश मिल रहा है। और एक्यूरल बेसिस में क्या होता था आपका कि टाइम मैटर नहीं करता था, किसी भी टाइम दीजिए, जिस मंथ का सैलरी है उसी मंथ रिकॉर्डिंग होगा, उसी मंथ में रिकॉर्डिंग होगा, उसी मंथ में रिकॉर्डिंग होगा। अगर जनवरी का है तो मार्च में मिला है तो जनवरी में ही रिकॉर्डिंग होगा, या एडवांस में कुछ सैलरी मिला है तो आपका रिकॉर्डिंग होगा, जिस मंथ का मिला है उसी मंथ का। तो आपका ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता एक्यूरल बेसिस, और ये टाइम बेस्ड है। ठीक है, कैश बेसिस। तो हम लोग ट्रांजैक्शन लॉ का बात किए थे और ये सारे टर्म को जाने थे। और अकाउंटिंग का टेबल क्या होता है, जनरल का टेबल कैसा होता है, लेज़र का टेबल कैसा होता है, ट्रायल बैलेंस का टेबल कैसा होता है, ये सब सारा हम लोग पिछले सेशन में देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिक टर्म्स का सारा बात कर चुके थे और हम लोग गोल्डन रूल्स भी डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हम लोग बात किए थे डेबिट एंड क्रेडिट का। ठीक है, तो डेबिट कब होता है, क्रेडिट कब होता है और कितने तरह का अकाउंट होता है, ये भी बात हो चुका था। 3 टाइप के अकाउंट होते हैं आपके, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो आपके पर्सनल में भी 2 कैटेगरी थे, नॉमिनल में भी 2 कैटेगरी थे। पर्सनल में आपका क्या था, जो गॉड बनाते हैं या कोई पर्सन बनाता है, तो उसमें आपका क्या है, नॉमिनल पर्सनल अकाउंट में आता है। ठीक है, तो और ये आपका सेकंड में क्या था, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में क्या था, टेंजिबल, इंटेंजिबल, जिसको हम लोग देख सकते हैं या जिसको हम नहीं दे सकते। और इनकम एक्सपेंस अकाउंट था एक, जो कि आपका तीसरा था, नॉमिनल अकाउंट में आता है। इसमें हम लोग सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंस का बात करते हैं। तो टाइप ऑफ अकाउंट, कितने तरह का एंट्री होता है। ठीक है, और इसके जितने भी एंट्री होते हैं, जनरल का, लेज़र का, ट्रायल बैलेंस का, सारे का टेबल बता दिया गया है, गोल्डन रूल बता दिया गया है। अच्छे से ध्यान से अगर ये 2 क्लास भी आप देखे होंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि अकाउंटिंग में चल क्या रहा है। ठीक है, और सारा चीज़ हम लोग मनी के टर्म का बात करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का, जिसमें हम लोग देखेंगे जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे आपके अकाउंटिंग में, तो वो सब सारा कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में जो हम लोग अकाउंटिंग में यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट कि जो अवधारणा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अवधारणा, क्या अवधारणा या क्या एजम्पशंस लेके चलते हैं हम लोग अकाउंट में, वो हम आज डिस्कस करेंगे। जिसमें हम लोग देखेंगे जो आपका कॉन्सेप्ट है, जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट, एक्यूरल कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट्स। तो इस सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग जानेंगे कि आखिर इस कॉन्सेप्ट्स में है क्या,
ठीक है, और हम लोग अकाउंटिंग में इसको यूज़ करते हैं। मतलब समझ लीजिए कि अकाउंटिंग का एक तरह से ये प्रिंसिपल है, ठीक है। अगर ये फुलफिल नहीं हो रहा है तो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से वर्क नहीं होगा, जिसको हम लोग हिंदी में अवधारणाएं भी कहते हैं, जो अकाउंटिंग में अवधारणाएं लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में देखिए क्या होता है। एंटिटी मतलब आप वर्ड पे जाइए पहले। अच्छा, आपको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जो लिखा हुआ है उसके वर्ड का कुछ कीवर्ड उठाइए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से याद कीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए बिजनेस एंटिटी, एंटिटी मतलब क्या होता है, उसका आइडेंटिटी, पहचान। तो यहाँ पे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में देखिए क्या है, इसमें बात किया गया है कि जो मेरा कंपनी है, जिस कंपनी में अकाउंट चल रहा है, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, कॉन्सेप्ट को याद हो जाएगा, ठीक है। कहीं जाने का जरूरत नहीं है, सारा आप लोग के सामने है, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है। अब कंपनी में कंपनी का अकाउंट तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि हम लोग सारा अकाउंट का बात करते हैं। तो कंपनी है तो कंपनी अकाउंट होगा, तो कंपनी अकाउंट कौन सा होगा, जल्दी से बता दीजिए कॉमेंट में, ठीक है। तो कंपनी होगा और उसके अंदर जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट किए होंगे या कुछ क्या कहते हैं, मशीन अकाउंट हो गया, या कोई नॉमिनल पर्सन कुछ है, या किसी को सैलरी वगैरह देना है, या कंपनी है बट बाहर से कोई इन्वेस्टर आ गया है, तो वो तो कंपनी नहीं हो जाएंगे। तो एक होता है आपका पर्सन का अकाउंट। तो इसमें हम लोग जब भी इन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में बात करेंगे तो कंपनी को अलग एज्यूम करेंगे और पर्सन को अलग। मतलब जिस पर्सन का कंपनी है, ठीक है, वो ऐसा नहीं कि कंपनी में जो प्रॉफिट हो रहा है वो पर्सन का प्रॉफिट हो रहा है। अकाउंटिंग में हम लोग कंपनी को भी एज ए एक पर्सन मान सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो जिसकी कंपनी है, जो इसके ऑनर है, वो भी उनका भी एक अकाउंट चलेगा अलग से, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो कंपनी है वो एक एज ए कंपनी अकाउंट किस में आता है, आपका पर्सनल अकाउंट में। तो वो एज ए कंपनी एक अलग चलेगा अकाउंटिंग में, और एक जो ऑनर है उनके एक पर्सन वो अलग चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंपनी और पर्सन दोनों सेपरेट हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मतलब कि व्यापार अस्तित्व अवधारणा, जो इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग। तो इसमें कंपनी एंड कंपनी का ऑनर दोनों डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि कंपनी जिसकी है वही ऑनर है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कंपनी एंड उसके ऑनर दोनों को अलग अलग काउंट किया जाता है, जिसमें हम लोग अलग अलग पहचान लेते हैं दोनों का। ऐसा नहीं कि अगर ऑनर का अकाउंट है तो हम उसको कंपनी का अकाउंट समझ लेंगे, या कंपनी का अकाउंट है तो उसको हम लोग ऑनर का अकाउंट समझ लेंगे, तो वैसा कुछ नहीं है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का आपको बेसिक समझ में आ गया होगा क्या है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है आपका, दूसरा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट वर्ड देखिए क्या है, गोइंग कंसर्न यानी कि गोइंग चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में लॉन्ग टर्म चलने का बात। अगर कोई भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ओपन किए हैं तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में जो यहाँ पे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, उसमें हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि ये जो कंपनी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो लंबे समय तक चलेगा, ठीक है, लंबे समय तक चलेगा, जिसको हम लोग हिंदी में चालू व्यापार की अवधारणा भी कहते हैं। कि इसमें हम लोग गोइंग कॉन्सेप्ट में समझने का कोशिश करेंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं कि हम लोग पार्ट टाइम खोले फिर बंद कर दिए, तो वो अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट में नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक है। हम लोग लंबे समय तक कुछ चलाने का कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग काउंट करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म का बात किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा है आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, हम शॉर्ट में समराइज व्यू में जो इम्पोर्टेंट जो एक समरी निकलता है वही आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में देखिए क्या है कि जो भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे देखिए वर्ड देखिए क्या है, मनी का मेजरमेंट मतलब उसका देख सकते हैं रिकॉर्डिंग। तो जो भी हम लोग डाटा रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग में, वो सारा आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होना चाहिए, ठीक है, सारा मनी के टर्म में होना चाहिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना चाहिए। रिकॉर्ड एंड ट्रांजैक्शन ऑन द टर्म ओनली द टर्म इन मनी, ठीक है, रिकॉर्डिंग एंड ट्रांजैक्शन ओनली टर्म ऑफ मनी के टर्म में सिर्फ रिकॉर्डिंग एंड जो भी आपका ट्रांजैक्शन होगा वो सारा मनी के टर्म में होना चाहिए। अगर मनी के टर्म में नहीं है तो वो आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में काउंट नहीं होगा। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट में देखिए क्या होता है कि हम लोग जैसे कुछ एसेट्स खरीदे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मान लीजिए कोई मशीन वगैरह आया, ठीक है, तो जिस ईयर ये मशीन को लाया गया उस समय उसका रेट मान लीजिए 20 लाख है, ठीक है, उस समय, ठीक है, जब लाया गया। अब धीरे धीरे इसका यूज़ हुआ
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखिए वर्ड कीवर्ड को पकड़िए कॉस्ट, ठीक है, उसके बाद समझ में सारा आ जाएगा। तो हम लोग कोई मशीन लेके आए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे 20 लाख का वो पड़ा, अब वो प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व है, यूज़ हो रहा है, गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब वो क्या हुआ, 1 साल के बाद उसको अगर हम लोग बेचना चाहे तो हमको वो क्या 20 लाख मिलेगा? नहीं, तो 20 लाख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो है ना वो कुछ वैल्यू गिर चुका है। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल वैल्यू या एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू क्या है उसका, उस पर देखा जाएगा, क्योंकि वो 1 साल पहले का गुड्स है। मतलब जो भी हम लोग एज ए एसेट हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आए मशीन को, तो वो उस समय 20 लाख का था, बट 1 ईयर के बाद इसका वैल्यू 20 लाख से कुछ कम हो गया, मान लेते हैं 80 लाख हो गया, 18 लाख। तो वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करते हैं हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पे, ठीक है, कि एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू क्या है। जो आप लागत लगाएं 20 लाख, इसका मतलब नहीं है कि आप 20 में ही बेचिएगा। अब नेक्स्ट ईयर का बात करें तो 80 हो जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट ईयर बात करें तो 16 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब सारा क्या है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो प्रेजेंट वैल्यू पे हम लोग बात करते हैं कि इसका क्या वैल्यू आएगा, इसीलिए इसी को हम लोग कहते हैं 20 से अगर 80 में देखे गया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, डिप्रेशिएशन। जब वैल्यू में डिप्रेशिएशन हो जाता है, इसके लिए भी हम लोग अलग से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिप्रेशिएशन और एप्रिसिएशन। तो वैल्यू का जब गिरना या वैल्यू का बढ़ना, तो वो सारा डिस्कस डिटेल में होगा। अभी हम लोग अभी कॉन्सेप्ट का बात कर रहे हैं। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया आपको कि जब वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू कम हो या ज़्यादा हो, उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे कॉस्ट कॉन्सेप्ट का यूज़ करके जो जिसका जितना मूल्य होता है, जिसका इन्वेस्टमेंट होगा 20 है तो अभी नेक्स्ट ईयर 18 हो जाएगा, तो उस पर डिपेंड करता है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उसी के हिसाब से आपको उस गुड्स का या कुछ एसेट्स का या कोई मशीन का दाम लगाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन हो गया। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि रिकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट। तो जो एक्चुअल अमाउंट है उसी के बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू में एक्चुअल अमाउंट, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और फिर आपका देखिए यहाँ पे डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डुअल एक्सपेक्ट तो आपको पता ही है, लास्ट सेशन से ही बताया जा रहा है आपको, डेबिट एंड क्रेडिट वाला सिस्टम, ठीक है। तो डुअल एक्सपेक्ट में क्या है आपका, डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट में क्या है कि डेबिट एंड क्रेडिट दोनों का बात किया जाता है, या आपका एसेट एंड लाइबिलिटी, जब भी चलेगा दोनों चलेगा एक ही साथ। तो आपको दोनों के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियरली बता दिया गया है कि जब भी हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में बात करेंगे तो डुअल एस्पेक्ट्स का बात होगा, डेबिट एंड क्रेडिट साथ चलेंगे और एक एसेट एंड लाइबिलिटी साथ चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, एसेट इजकल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ठीक है। अब कैपिटल यहाँ पे वर्ड यूज़ किए हैं कैपिटल, बट ये जो ऑनर है उसका कैपिटल है, और ये लाइबिलिटी जो आपका क्रेडिटर है वो आपका जो पैसा दिया है वो है आपका लाइबिलिटी एज ए लोन, कर्ज, तो ये आपका लाइबिलिटी है, ठीक है। और ये आपका कैपिटल है, ये भी अगर देखा जाए तो ये ऑनर का लाइबिलिटी, इसको भी तो चाहिए कि हमको भी पैसा समय पे मिल जाए, तो उसको हम लोग यहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज़ किए हैं, बट ये भी लाइबिलिटी है, ठीक है, एज ए ऑनर, और ये लाइबिलिटी है आपका एज ए क्रेडिटर, ठीक है। तो दोनों का अगर ऐड कर दे तो इसको हम लोग कहते हैं टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी इसका मतलब जो एसेट आप लगा है वही आपका टोटल लाइबिलिटी है। तो आपका एसेट एंड लाइबिलिटी एक साथ चलते हैं और डेबिट एंड क्रेडिट एक साथ चलता है। तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक्यूरल कॉन्सेप्ट। एक्यूरल कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो भी आपका ट्रांजैक्शन मेड होता है, हम लोग पिछले सेशन में पढ़े थे ट्रांजैक्शन लॉ, तो जो भी आपका ट्रांजैक्शन होता है अकाउंटिंग में, तो उसमें आपको हमेशा एक्यूरल कॉन्सेप्ट लेके चलना है। इसका मतलब क्या है कि जिस मंथ का सैलरी दिया गया है उसी मंथ में रिकॉर्ड होगा, चाहे वो जनवरी का मार्च में दे या जनवरी का दिसंबर में दे, वो जनवरी का सैलरी है तो आपको जनवरी में ही रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो ये है आपका एक्यूरल बेसिस, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके किस मंथ का सैलरी मिल रहा है आपको, ठीक है। ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप कब दे रहे हैं। आप एडवांस भी दे रहे हैं तो अगर जनवरी का दे रहे हैं तो जनवरी में ही रिकॉर्डिंग होगा, दिसंबर का। अगर आप मार्च में दे रहे हैं, ठीक है, तो जनवरी का दे रहे हैं मार्च में, तो वो एज ए आपका लेट से हो गया, डिले हो गया, तो आप जनवरी में ही उसमें रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे टाइम फैक्टर नहीं है, एक्यूरल कॉन्सेप्ट, ये आपको अच्छे से बता दिया गया है, पिछले सेशन में देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं
रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, जैसे वर्ड दिखे यहाँ पे कीवर्ड आप रियलाइजेशन, वास्तविक, ठीक है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स क्या है कि अगर जैसे कुछ आप क्या कहते हैं, जैसे आप एग्जांपल ले लें कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए कहीं आप इन्वेस्ट किए हैं पैसा, ठीक है, या किसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं, या कुछ गुड्स आप सेल किए, ठीक है, उसमें किसी आप जो आपका कंज्यूमर था, जो खरीदार था, वो कुछ अमाउंट वो उधार आपसे ले लिया, ठीक है। तो आप तो उसको इंतज़ार कीजिएगा कि वो आएगा मेरे पास, ठीक है। आप जान रहे हैं कि मेरा पैसा है, आप कुछ सेल किए कंज्यूमर के पास, मान लीजिए 200 का वो बच गया आपके पास, उधार रह गया, तो आपको तो पता है कि ये मेरा 200 है। बट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में क्या है कि ये 200 आपका नहीं है। जब वो आपके पास आ जाएगा तो हम कहेंगे कि आपका 200 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब छोटा सा एग्जांपल लेके बताएं, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं एक्सपेंस किए, तो आप उसके लिए इनकम को भी आप इंतज़ार कीजिएगा। अगर आप कहीं एक्सपेंस करते हैं तो आप क्या सोचिएगा कि हमको इनकम भी आए, तो इनकम जब आपके पास आ जाएगा तब हम कहेंगे ये काउंट होगा अकाउंट में। अगर वो आपके पास इनकम नहीं आया है, ठीक है, अगर अभी इनकम आने वाला है बट आया नहीं है, आप उम्मीद लगाए हैं कि इनकम आएगा, तो वो रियलाइजेशन में नहीं आएगा। जब आपके पास इनकम आके आपके पास आ चुका है तब वो अकाउंट में एंट्री होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स, वास्तविक, जिसको हम लोग एक ये भी कह सकते हैं वसूली अवधारणा हिंदी में, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड इसमें कुछ नहीं है कि आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरे पास इतना, तो मेरा तो 200 है ही, मेरे पास आएगा, वो तो आना ही है तय। अब यहाँ पे नहीं भी आ सकता है, कुछ ऐसा केस होता है, आप किसी को लोन दीजिए तो लोन नहीं वापस आता है, तो वो आपका क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स टाइप्स, सब इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़िएगा तो पता चलेगा। तो इस टाइप का सिस्टम सारा इसमें रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स में है। एक्सपेक्टेड इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, एक्सपेक्टेड नहीं है। जब आपके पास रियल में आ गया, ठीक है, जब आप रियल में आप रख लिए तो आपके पास वो अमाउंट पहुंचा रियल में, तो वो होता है आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ पे कीवर्ड उठाइए मैचिंग, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट्स में क्या होता है कि आप जो भी आप खर्च कर रहे हैं, जैसे हम लोग क्या करते थे, पिछले सेशन में अकाउंट्स वगैरह बनाए थे, तो उसमें डेबिट भी हो रहा था और एक साइड क्रेडिट भी हो रहा था, ठीक है, डेबिट भी हो रहा था, क्रेडिट भी हो रहा था। बट यहाँ पे जितना डेबिट हुआ, क्रेडिट भी मेरा उतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये और ये मैच अगर कर गया तो यही होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, समझे। तो इसका मतलब क्या है, अकाउंटिंग में हम लोग डेबिट इक्वल टू क्रेडिट करते हैं या एसेट इक्वल टू लायबिलिटी करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ये भी जानना है कि जो मैचिंग कॉन्सेप्ट होगा ये सेम ट्रांजेक्शन टाइम में होना चाहिए। सेम ट्रांजेक्शन टाइम मतलब कि जिस समय डेबिट हो रहा है उसी समय का क्रेडिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम डेबिट आज कर रहे हैं और क्रेडिट कभी और का करके हम लोग बस इक्वल कर दिए। तो इससे क्या होगा कि जिस चीज़ का आप डेबिट किए सेम चीज़ का क्रेडिट होता है। मतलब जिस टास्क का आप अगर क्रेडिट किए हैं उसी टास्क का डेबिट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी और का टास्क का क्रेडिट कर दिए और किसी और टास्क का आप डेबिट कर दिए। तो उससे क्या होता है कि आप तो बैलेंस को इक्वल तो कर दीजिएगा, ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट में आप इक्वल कर दीजिएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ईरर आ जाएगा। तो ईरर जो आएगा तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेक्चर में देखेंगे कितने टाइप का ईरर होता है, कौन कौन सा ईरर होता है। तो ईरर भी देखेंगे। सेशन चैनल के साथ बने रहे, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा सा लेट हो जाता है कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होने की वजह से, तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो ज़रूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ईरर आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग को मैचिंग कॉन्सेप्ट में ये भी ध्यान रखना है कि सेम ट्रांजैक्शन ईयर का होना चाहिए, ठीक है। ट्रांजैक्शन ईयर कहने का मतलब 12 मंथ में जो सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर कितना है आपका, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपका फाइनेंशियल ईयर है आपके इंडिया में, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया मैचिंग कॉन्सेप्ट। डेबिट क्रेडिट इक्वल, एसेट लायबिलिटी इक्वल, सेम ट्रांजैक्शन ईयर होना चाहिए। और क्या कहते हैं, टाइम पीरियड इसमें चेंज नहीं होता है, ठीक है, टाइम पीरियड चेंज नहीं होना चाहिए। जो भी एक टास्क हो रहा है, एक टास्क के लिए उसमें दोनों चीज़ आएगा, ठीक है। तो ये है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब आपका देखिए लास्ट क्या है, अकाउंटिंग
पीरियड कॉन्सेप्ट। अब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आपको वही बता दिया गया, पीरियड जो होना चाहिए 12 मंथ का होना चाहिए और आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल वाला से 31 मार्च तक होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ठीक है, एप्रोप्रिएट सेगमेंट, और इसमें 12 मंथ का आपको बता दिया गया। तो आपको ये समझ में आ गया सारा कॉन्सेप्ट। फिर से एक बार समराइज कर दे रहे हैं जल्दी से। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ओनर और कंपनी दोनों अलग अलग अकाउंट परफॉर्म करेंगे, दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। गोइंग कंसर्न में हम लोग हमेशा देखते हैं कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो लंबा चलने वाला है, उसी टाइप के बिजनेस में हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। तीसरा आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो इसमें मनी मेजरमेंट में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अगर कुछ हम मशीन खरीद के लाए 20-20 लाख का, वो 1 साल के बाद 18 लाख का हो गया, तो प्रेजेंट वैल्यू पे ही हम लोग डिस्कस करेंगे अगर उसको सेल या परचेज करते हैं तो। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में आपको बता ही दिया गया कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट में आपको ये बताना है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट फिर से आपको बता देते हैं, वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट का हम आपको बता दिया अभी। ठीक है, कि 20 लाख के मशीन को लेके आए और 18 लाख में बेच दिए, तो वो प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट कॉन्सेप्ट में। और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में देखिए क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शन या रिकॉर्ड होगा वो मनी के टर्म में होगा, और जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है आपका, ठीक है, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है उसी फाइनेंशियल ईयर में मनी के टर्म में जो रिकॉर्ड होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। डुअल एक्सपेक्ट में आपको डेबिट एंड क्रेडिट का सारा बता दिया गया, डेबिट क्रेडिट, एसेट लायबिलिटी। और आपका एक्यूरल बेसिस में आपको बता दिया गया कि जिस मंथ का सैलरी है अगर उसके डिले से या एडवांस में मिल रहा है तो रिकॉर्डिंग उसी मंथ में करेंगे। ठीक है, वहाँ पे टाइमिंग नहीं देखा जाता है कि कब सैलरी मिल रहा है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट आपको पता चल ही गया कि क्या कहते हैं, ये इनकम कुछ भी आप कर रहे हैं, ठीक है, तो इनकम आने वाला है वो एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखना, जब इनकम आ जाएगा तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है। मैचिंग कॉन्सेप्ट में आपको बता दिया गया डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल होना चाहिए और एसेट लायबिलिटी आपका इक्वल होना चाहिए। और इसमें ये भी आपको बता दिया गया कि सेम टास्क के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सेम टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए या सेम टास्क के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी और का डेबिट किसी और का क्रेडिट लगा के हम लोग मैचिंग कर दिए बट बाद में एरर आ गया, तो वो सब हम लोग सारा बता दिया गया है। अब यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड आपको बता दिया गया 12 मंथ का है और आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, जो कि आपका इंडिया में यही है। तो ये है आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं, यूट्यूब में सेटिंग है, ठीक है, और आप लोग स्लो भी करके समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, अभी हम लोग आपको बताएंगे एंट्री करना। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है आपके सामने, परचेज ए फर्नीचर फ्रॉम एक्स इन क्रेडिट। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़ हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्या चीज़ हो रहा है, फर्नीचर आ रहा है और पैसा जा रहा है। इसका मतलब एक्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता दिया गया, इंडिकेट कर दिया गया कि एक्स इन क्रेडिट, तो यानी कि एक्स का एक अकाउंट बनेगा और एक आपका फर्नीचर का अकाउंट बनेगा। तो जो आपका फर्नीचर है वो क्या हो रहा है, आ रहा है, और फर्नीचर आपका कौन से अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट में। तो फर्नीचर आ रहा है तो इसका मतलब फर्नीचर जो है आपका वो किस में जाएगा, डेबिट में जाएगा। डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। तो यहाँ पे एक्स का अकाउंट में 2000 का वो पैसा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका एक्स क्या हो गया, क्रेडिट। ठीक है, एक्स हो गया आपका क्रेडिट, ठीक है, एक्स हो गया आपका क्रेडिट, एक्स का जो अकाउंट है वो हो गया आपका क्रेडिट, और आपका एक्स हो गया आपका क्रेडिट और आपका फर्नीचर अकाउंट हो गया आपका डेबिट। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं समझने में। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एंट्री कैसे करेंगे। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे ये समझ लीजिए कि एसेट, कैपिटल एंड लायबिलिटी को, ठीक है, ये तो आपको पिछले क्लास में भी बता दिया गया है, पिछले सेशन में, बट फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। मान लीजिए कि एसेट है आपका, मान लीजिए कि एसेट है आपका 1000, ठीक है, और आपका कैपिटल है आपका, आप उसमें कुछ इन्वेस्ट किए 300, और आपका लायबिलिटी है मान लीजिए किसी और से आप उधार लेके 700, क्योंकि ये देखिए इक्वल करना है ना आपको, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी। तो ये लायबिलिटी तो क्रेडिटर का है और ये लायबिलिटी आपका है, जो आपको कैपिटल एज ए यहाँ पे नेम दिया गया है। तो आप 1300 खुद का लगाए
और 700 किसी से उधार लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, आप यहाँ पे 2000 के जगह पे क्या कर लीजिए, 200 कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि 300 तो आप यहाँ पे आपका एसेट टोटल है 1000, आपका एसेट टोटल है 1000, 300 आप लगाए, 700 किसी से लिए। अब यहाँ पे देखिए आप परचेज करके क्या लाए, 200 का आप फर्नीचर लेके आए। तो यहाँ पे देखिए फर्नीचर अकाउंट तो आपका डेबिट हुआ और आपका एक्स अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ। ठीक है, बट यहाँ पे जो ऐड होगा आपका एसेट ऐड हो रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर जो ऐड होगा तो आप एसेट साइड क्या कीजिएगा, 200 का फर्नीचर ऐड कीजिएगा। तो टोटल आपका एसेट कितना हो गया, 1200। ठीक है, और जो आप 1200 लेके आए, ठीक है, तो वो आपका 300 का तो है ही, बट यहाँ पे एक्स है, कोई और व्यक्ति है, आप तो नहीं है, किसी और से लेके आए हैं। तो 700 में आप क्या कीजिएगा, जो 200 है वो यहाँ पे ऐड होगा, क्योंकि हमको इक्वल करना है ना। तो 700 200 900, तो यहाँ पे देखिए ऐसे ऐड होता है। और अगर मान लीजिए फिर से आप कुछ क्या कहते हैं विड्रॉ कर रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि जो मेरा एसेट है उसमें से हम 200 रुपया विड्रॉ करना चाहते हैं, तो विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसमें भी आपका विड्रॉ का कुछ जो टास्क हुआ होगा तो उसमें 200 रुपया विड्रॉ कीजिएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका 1000 का फिर से। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए क्या हो गया, आप इसमें से 200 विड्रॉ कीजिएगा, तो आपका यहाँ पे बचा 100 और प्लस 900। तो देखिए यहाँ पर भी आपका सारा बैलेंस है 1000। तो एसेट एंड लायबिलिटी इस तरह से सारा परफॉर्म होता है। और यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा जो भी यहाँ पे टास्क है, तो एक टास्क आपका है कि फर्नीचर आप परचेज करके लेके आए, और एक टास्क हम यहाँ पे अपने से ऐड कर दिए कि 200 रुपये आप विड्रॉ किए, ऑनर जो है ना 200 विड्रॉ किया, उसका भी एक टास्क होगा। तो इस तरह एसेट लायबिलिटी का सारा टेबल बनेगा, मतलब इस तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं और हम आपको एंट्री करके दिखाते हैं लेज़र और जनरल में। ठीक है, मान लीजिए यही टास्क है, परचेज ए फर्नीचर फ्रॉम एक्स इन क्रेडिट। एक बार इसको क्लीन कर लें, परचेज ए फर्नीचर फ्रॉम एक्स इन क्रेडिट 2000 ही मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, एक आपका फर्नीचर अकाउंट बनेगा और एक आपका एक्स अकाउंट बनेगा, एक्स अकाउंट फर्नीचर अकाउंट। अब आया क्या है फर्नीचर, तो फर्नीचर आपका क्या हो जाएगा डेबिट, गया क्या है क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, देखिए इसमें जनरल में। अब जनरल में हम लोग देखिए इसका एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या होगा, हम लोग डेट डालेंगे। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे वो अकाउंट लिख देते हैं, फर्नीचर अकाउंट क्या है आपका डेबिट, और आपका कौन सा अकाउंट था, एक्स अकाउंट आपका हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समथिंग समथिंग डेट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पार्टिकुलर डालेंगे क्या है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डेबिट अकाउंट डालेंगे, क्रेडिट अकाउंट डालेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, मेरा डेबिट क्या हुआ है फर्नीचर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्नीचर, फुल लिखिएगा, हम यहाँ शॉर्ट में लिख ले रहे हैं फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिखना है डेबिट। ठीक है, और यहाँ पे इसी के नीचे लिखना है टू, ये सारा एक ही लाइन, हम बीच में ये लाइन खींचा हुआ इसको हटा लीजिएगा, सारा एक ही लाइन है, छोटा बनाए इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, आपका क्रेडिट क्या हुआ है एक्स अकाउंट, टू एक्स अकाउंट। ठीक है, टू एक्स अकाउंट, बस इतना सही लिखना है। तो जो क्रेडिट वाला है वो आपको टू के साथ लिखना है, और जो आपका डेबिट वाला है वो फर्नीचर के साथ लिखना है। तो यहाँ पे डेट डाल के फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या आप डेबिट किए हैं, मतलब क्या आया है, टू कौन दिया है, पे कौन किया है। ठीक है, कैश पे किया है, तो क्या कैश लिखना है, बट वहाँ क्रेडिट यूज़ था वर्ड, तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट नहीं ना लिखेंगे, तो उसका अकाउंट ही बना दिए एक्स, तो एक्स अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ पे क्रेडिट लिखना ज़रूरी भी नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक अगर ये डेबिट है तो ये क्रेडिट होगा ही। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेज़र फोलियो जो बनाते हैं, तो लेज़र में हम लोग इस अकाउंट को ढूंढते हैं, जो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इसका पेज नंबर दे देते हैं, मान लीजिए 1। अब यहाँ पे देखिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ है, तो कितना का डेबिट हुआ है, 2000 का। ठीक है, और क्रेडिट क्या हुआ है आपका एक्स अकाउंट 2000 का। तो इस तरह का हम लोग एंट्री करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पहला एंट्री, जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसी में हम आपको एंट्री करके बताए, परचेज ए फर्नीचर फ्रॉम एक्स इन क्रेडिट 200। ठीक है,
अब हम लोग यहाँ पे बात कर लिए जनरल का। इसी तरह बहुत सारा टास्क आपको मिलेगा, सेल्स गुड को सेल करना या ओनर आपसे पैसा निकाल रहा है। तो बस आपको क्रेडिट एंड डेबिट पता चल गया तो आप जनरल का एंट्री तो यूँ कर दीजिएगा, थोड़ा सा भी देर नहीं लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं इसी का लेज़र का एंट्री। ठीक है, इसी के लेज़र का एंट्री बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए लेज़र का एंट्री करना हो तो अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले वो अकाउंट लिख लेते हैं। फर्नीचर का था और आपका एक्स का था, फर्नीचर अकाउंट एक्स अकाउंट। फर्नीचर का क्या था आपका डेबिट था और ये क्रेडिट था। कितना रुपया का था 2000 का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डेट लिखना है आपको, फिर आपका पार्टिकुलर होगा। ठीक है, पार्टिकुलर यहाँ पे देखिए साइड में आपको दिख रहा होगा डेबिट, तो इसमें वो झंझट नहीं है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है डेबिट वगैरह का लिखने का। अब पार्टिकुलर है तो यहाँ पे देखिए पार्टिकुलर में जो डेबिट होगा, डेबिट आपका क्या हुआ फर्नीचर अकाउंट, तो आपका फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो लेज़र बनेगा ये आपका बनेगा फर्नीचर अकाउंट का, फर्नीचर अकाउंट का लेज़र बना। ठीक है, तब हम आगे होगा तो राहुल का अकाउंट का भी लेज़र बनाएंगे। तो आपके फर्नीचर के अकाउंट का लेज़र बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे पार्टिकुलर क्या हो जाएगा आपका फर्नीचर अकाउंट का, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 2 में लिखेंगे एक्स अकाउंट, लेज़र फोलियो डाल देंगे 1। ठीक है, अब कितना अमाउंट था वो डाल देंगे 2000। ठीक है, अब यहाँ पे क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड में भी क्या होगा, जो आपका फर्नीचर खरीदा गया, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, डेट डाल दिया गया यहाँ पे। अब यहाँ पे पार्टिकुलर डाल देना है। ठीक है, अब यहाँ पे पार्टिकुलर डाल दिया जाएगा आपका। ये उल्टा हो गया, यहाँ पे जो है ना डेबिट साइड में 2 फर्नीचर कर देना है आपका, फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्रेडिट साइड है ना, तो क्रेडिट आपका क्या है फॉर एक्स अकाउंट है, तो यहाँ पे कर देना है पार्टिकुलर में बाय, अगर क्रेडिट बाय कैश भी लिख सकते हैं। या मान लीजिए एक्स अकाउंट ही रहने दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे लेज़र फोलियो में आपको पेज नंबर उसका जो भी होगा, ओहो हो, लेज़र में जो है ना यहाँ पे लेज़र फोलियो नहीं होगा, यहाँ पे जनरल फोलियो होगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये होगा आपका जनरल फोलियो, क्योंकि हम ये पेज नंबर से जनरल में ढूंढेंगे ना, और जनरल में क्या डालेंगे लेज़र फोलियो, तो इसमें भी आपका पेज नंबर डाल दीजिए और जितना अमाउंट है वो लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए। 2000 अगर मेरा डेबिट हो रहा है तो 2000 मेरा क्रेडिट भी होना चाहिए, तो लास्ट में टोटल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का टेबल में हम लोग एंट्री करते हैं। डेबिट को डेबिट साइड लिखते हैं, क्रेडिट को क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसा हो, जैसे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, कैश से यहाँ परचेज किया था इसलिए यहाँ पे कैश लिख सकते थे। अब यहाँ पे राहुल का अकाउंट है तो राहुल अकाउंट से क्रेडिट हुआ है तो बाय राहुल अकाउंट्स हुआ है, पेज नंबर 1 है जो कि आपको जर्नल में मिलेगा, और आपका अमाउंट 2000 है और 2000 यहाँ भी है, तो ये दोनों मैच करना चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो ये है आपका इस तरह का एंट्री। बहुत सारा टास्क मिलेगा, आप लोग एंट्री करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको जनरल और लेज़र का सारा टेबल दिख गया, एक एक हम एंट्री करके बता दिए और आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिया गया कि क्या है आपका सारा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग लास्ट में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस है, तो आप इसमें अगर डेबिट एंड क्रेडिट फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो आपको ये सारा क्वेश्चन क्लियरली बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे पेड सैलरी बाय फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, वहाँ पे देखिए जा क्या रहा है, सैलरी जा रहा है। ठीक है, सैलरी देखिए आ रहा है। ठीक है, फंड ट्रांसफ़र से आप लोग सैलरी देते हैं हम लोग, जो पेड सैलरी बाय फंड ट्रांसफ़र, तो बैंक क्या कर रही है, फंड का ट्रांसफ़र कर रही है। तो बैंक क्या हो, या तो आप फंड ट्रांसफ़र अकाउंट लिखिए या बैंक अकाउंट लिखिए। ठीक है, या फंड ट्रांसफ़र अकाउंट। ठीक है, तो वो क्या होगा, यहाँ पे जो भी जा रहा है आपके यहाँ बैंक से जा रहा है तो बैंक अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब बाकी आपका अगर सैलरी अकाउंट पूछा जाए तो वो आ रहा है आपके पास, तो आपके पास हो गया डेबिट। तो जो एंट्री करेंगे हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, सैलरी हम लोग को, या जितने भी अकाउंट में सैलरी
डिपॉजिट होता है वो सारा आता है, तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड सोल्ड टू एक्स इन क्रेडिट। ठीक है, गुड सोल्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो गुड सोल्ड किया जा रहा है तो गुड्स क्या कर रहा है, जा रहा है। तो गुड्स अकाउंट जो होगा आपका, गुड्स अकाउंट जो होगा आपका वो आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा, सॉरी डेबिट, क्रेडिट होगा, क्योंकि जा रहा है, गुड सोल्ड होके जा रहा है और किसके पास आ रहा है, एक्स के पास। ठीक है, तो एक्स जो है आपका वो आपका एक्स का जो अकाउंट है वो आपका क्या हो जाएगा, डेबिट। तो क्रेडिट में ख़रीदा है तो एक्स के पास जा रहा है तो वो आपका हो गया डेबिट, और गुड्स सोल्ड जो गुड्स जा रहा है तो हो गया आपका क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परचेज मशीन इन कैश फ्रॉम एक्स। मशीन को परचेज किया जा रहा है इन कैश फ्रॉम एक्स। तो यहाँ पे देखिए एक होगा कैश अकाउंट और एक होगा आपका मशीन अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट क्या होगा, कैश अकाउंट कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट और मशीन अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, रिसीव इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। आप देखिए इंटरेस्ट को रिसीव कर रहे हैं तो एक आपका इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा और एक आपका बैंक अकाउंट बनेगा। तो बैंक देखिए क्या कर रही है, इंटरेस्ट आपको दे रही है। ठीक है, और इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट देखिए जा रहा है और बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है। तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या होगा, रिसीव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जा रहा है तो इंटरेस्ट अकाउंट आपका क्या होगा, क्रेडिट, और आपका बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। ठीक है, तो ये सारा आपको ये समझ में अगर आ गया तो आप लोग लेज़र जनरल में सारा चीज़ क्लियर कर लेंगे। इसका प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सारा सेशन अच्छा लगा होगा, तो देखने के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहें। ठीक है, तो और आपको और भी लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।